बच्चों, वार्षिक परीक्षा 24-25 आप सबको पता है राजस्थान के अंदर सभी जिलों के अंदर एक साथ जो अर्धवार्षिक की परीक्षा जो वार्षिक परीक्षाएं हैं क्लास 9th और 11th की वो कब शुरू हो रही हैं? 24 अप्रैल से शुरू हो रही है। और हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के अंदर जो पहला ही पेपर है 24 अप्रैल को वो कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, जिसको हम कहते हैं FOIT या COIT, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एक बात ध्यान रखना, अब बहुत सारे फर्जी वीडियो आएंगे जिसके ऊपर पेपर चिपका हुआ होगा और कहेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर है ना एग्जाम से पहले। तो ध्यान रखना, पूरे राजस्थान के अंदर एक साथ परीक्षा का आयोजन होता है और पेपर पहले कहीं पर भी नहीं आता। हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो भी उसके मोस्ट क्वेश्चन है उनके बारे में, और एग्जाम का पैटर्न, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के, कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो इसके अनुसार आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएँ। वार्षिक परीक्षा पेपर पैटर्न 2024-25। आप पूछोगे सर ये सही है कि नहीं है? तो ये देखो राजस्थान बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली है ना, जो सिलेबस है, पैटर्न, एग्जाम पैटर्न है, वो पहले से ही नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, उसके अकॉर्डिंग ये तैयार किया गया। ठीक है, अगर बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है 1.5 यानी 1.5 नंबर का होगा। टोटल कितने अंक हो जाएंगे? 6 अंक हो जाएंगे। बात करते हैं रिक्त स्थान की, तो इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 4, और ये भी 1.5 नंबर के, और कितने नंबर के हो जाएंगे? 6 नंबर के। अगर बात करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न, जिनका आंसर आपको 1 या 2 शब्द के अंदर या फिर 1 या 2 लाइन के अंदर देना होता है, इसके टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, यानी कितना आएंगे? 16 नंबर का। फिर लघुत्रात्मक प्रश्न है, वो कितना आएंगे? 3 नंबर के, कितने नंबर हो गए? 9 नंबर। और जो लघुरात्मक सेकंड है, जो थोड़े से और बड़े आएंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और टोटल कितने? 12 नंबर के। अब बात करते हैं निम्नात्मक क्वेश्चन, वो कितना आएंगे? 3, और एक क्वेश्चन होगा 7 नंबर का, टोटल कितने हो गए? 21। इस प्रकार आपके पेपर के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से कितने मार्क्स के? 70 नंबर के। अब देखो बच्चों, मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ, आप इस वीडियो को देख सकते हो या फिर इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर जो मेरे से पहले से जुड़े हैं उन सबको पता है कि मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर पहले से लेकर 8 तक जितने भी चैप्टर उनके क्वेश्चन आंसर हल करवाए हुए हैं। और इन एग्जामों के अंदर केवल जो क्वेश्चन पीछे बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाहर से कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो या तो आप वो वीडियो देख लो या फिर इसको देख लो, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उनको एक साथ मिलाकर हल करवाया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए वार्षिक है, ठीक है ना, वार्षिक परीक्षा के अंदर जो सिलेबस है, ठीक है, जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय, वो 6 नंबर का है। इनपुट आउटपुट वाला है वो आपके 14 नंबर का है। कंप्यूटर संचार और तकनीक ये आपके 6 नंबर का है। और इंटरनेट तकनीक ये है आपके 14 नंबर का। MS विंडो ये 6 नंबर का। MS ऑफिस ये है आपके 14 नंबर का। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग ये है 3 नंबर का। और लास्ट वाला जो सामाजिक प्रभाव हुआ है 7 नंबर। टोटल कितने नंबर हो गए? 70। ठीक है, और 30 नंबर का होता है आपके प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसमें से आप ये देख सकते हो, जैसे 14 नंबर वाले 1, 2, 3 इन चैप्टर को आप पहले देख लो, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर अर्धवार्षिक के अंदर नहीं आए थे। अब हम हल करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जितने भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन सबको एक बार अपन हल कर लेते हैं। क्रम से सभी क्वेश्चन हल करेंगे। देखो, एक लेखक के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना क्या कहलाता है? अगर कोई लेखक दूसरे की रचना वो अपने नाम से प्रकाशित करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? साहित्य चोरी। क्या कहते हैं? साहित्य चोरी। सही आंसर क्या है? डी है। सही आंसर क्या है? डी। एक मिनट, थोड़ा सा पेन में। सही आंसर क्या है? डी है। ठीक है, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1967 के अंदर। 1967 के अंदर। अगला, भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा का अधिकार सुरक्षित है? तो वैसे तो विश्व के अंदर बौद्धिक संपदा 7 है,
लेकिन भारत ने जो बौद्धिक संपदा के 7 नियम उसको कितने के अंदर कर रखा है, 8 के अंदर। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? डाटाबेस मैनेजर की जॉब हो सकती है, वेब डेवलपर की जॉब, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, उपरोक्त सभी। ये सभी जॉब है किसके अंदर आती है, सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर आती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला देखो, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर। तो बात करें आम लोगों के लिए तो वो कौन सी है, फेसबुक। सही आंसर क्या है, ए। आपको ये पता होना चाहिए फेसबुक इंस्टाग्राम है तो वर्तमान में भी किसका पार्ट है, फेसबुक का ही पार्ट है, और फेसबुक का वर्तमान में नाम मेटा है। अब देखो, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट या उपरोक्त सभी। थोड़ा इसको भी छोटा कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड स्टार है, वर्ड परफेक्ट है, ये सभी क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो जो इसका द आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अक्षरों के आकार को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पेज के हेडर और फुटर को डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। शब्दों की स्पेलिंग जांच कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। अब अगला देखो, रूलर काम आता है, जो रूलर वो क्या काम आता है, अक्षरों को गहरा करने के लिए, उसके लिए तो बोल्ड काम आता है। पेजों को आगे पीछे करने के लिए नहीं, उसके लिए स्क्रॉल बार काम आती है। पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रूलर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, रूलर का। सही आंसर क्या है, बे। हेडर के लिए कौन सा स्थान होता है, पेज के मध्य के अंदर नहीं, पेज के नीचे, उसको तो फुटर बोलते हैं। पेज के ऊपरी हिस्से में, बिल्कुल सही है। आंसर क्या है, बेज, ब। यानी हेडर है वो कहां पर होता है, पेज के ऊपरी हिस्से के अंदर होता है। अगला देखो, पेज की आकृति यानी ओरिएंटेशन हो सकता है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, जो एमएस वर्ड के अंदर पेज होता है, पोर्ट्रेट यानी खड़ा पेज होता है, लैंडस्केप यानी आड़ा पेज होता है, तो ये दोनों ही हो सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सर। ठीक है, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है एक्सेल, पावर पॉइंट, उपरोक्त सभी। देखो, डाटाबेस है उसके लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेस, और अगर स्प्रेडशीट है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल, लेकिन प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पावर पॉइंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सर। अगला देखो, स्लाइड लेआउट मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो बच्चों, स्लाइड लेआउट है वो कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। जब आप स्लाइड में नई स्लाइड इंसर्ट करते हो, जब उसका लेआउट चेंज करते हो, आप वहां पर जाकर देख सकते हो कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। से आंसर क्या है, सही है। पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने को कहते हैं। यानी आपके पास पूर्व के अंदर कुछ प्रेजेंटेशन की कुछ डाटा पहले से है, उसके आधार पर अगर नई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। देखो, ब्लैक प्रेजेंटेशन तो क्या होता है, एकदम खाली प्रेजेंटेशन होती है, नई सीरी से शुरू करनी होती है। लेकिन अगर आपको पूर्व के अंदर उसको हम कहते हैं टेम्पलेट, है ना, जो पहले से कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ ऑप्शन पहले से तैयार है, उनका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टेम्पलेट का। तो सही आंसर क्या है, ब। अगला देखो, प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार देखने के निर्देश होते हैं। यानी आपको जो स्लाइड होती है, आपको पता है स्लाइड के साइड में एक छोटा सा व्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम ये कहता है कि स्लाइड को ये छोटे छोटे रूप में बदल कर अगर आप उसको क्या करते हो, क्रमानुसार व्यवस्थित करते हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्लाइड सॉर्टर का। किसका इस्तेमाल करें, स्लाइड सॉर्टर का। सही आंसर क्या है, जैसे आप स्लाइड सॉर्टर करोगे, जितने भी स्लाइडें होगी ना, आपको इस तरह छोटे छोटे रूप में दिखाई देगी, और अब किसी को भी पकड़ कर आसानी से उसका क्रम या जो सीक्वेंस है वो बदल सकते हो। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देशित करता है कौन, स्लाइड सॉर्टर। डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है। जो डिलीट स्लाइड है वो किसके अंदर उपलब्ध होता है, फाइल मेन्यू के अंदर होता है, फॉर्मेट के अंदर, या एडिट मेन्यू के अंदर। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे किसके अंदर मिल जाएंगे, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। किसके अंदर मिल जाएंगे, फॉर्मेट
मेन्यू के अंदर मिल जाएंगे। तो सही आंसर क्या है? ब। अगला देखो, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, तो नेटवर्कों का नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि देखो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, नेटवर्क होता है वो तो वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला एक समूह है, उसको हम कहते हैं W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो सही आंसर क्या है? ए। अगला देखो, सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था? जो सबसे पहला नेटवर्क था नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये तो बाद में आया था। सही आंसर क्या है? अर्पा नेट। कौन सा है? अर्पा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सही आंसर क्या है? बी। वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान हो सकते हैं शिक्षण संस्थाएं, होटल, एयरपोर्ट, तो इन सभी के अंदर वाईफाई की सुविधा आपको आसानी से मिल जाती है। तो उपरोक्त आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। अगला देखो, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचनाओं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचनाएं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, वेब ब्राउजर। आपको पता है इंटरनेट, अगर आप कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हो तो हमें कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? वेब ब्राउजर के द्वारा, क्योंकि वेब ब्राउजर के द्वारा ही हम इंटरनेट से कोई सूचना भेज पाते हैं और वहाँ से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो हमें वेब ब्राउजर के ऊपर ही दिखाई देती है। तो सही आंसर क्या है? सी। निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है? यानी कौन सा ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर बिल्कुल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्कुल है, फेसबुक नहीं है, क्योंकि ये क्या है? सोशल मीडिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला देखो, .com का तात्पर्य होता है व्यावसायिक संस्थाएं, इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था, शैक्षणिक संस्था या सरकार। देखो सरकारी है, उसके तो पीछे लिखता है .gov, जो इंटरनेट है उपलब्ध करवाने उनके पीछे लिखता है .net, सेक्शन उसके पीछे लगा है एजुकेशन, और जो व्यावसायिक संस्था होती है उसके पीछे क्या लगता है? .com, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके पीछे लगता है .org। तो सही आंसर क्या है? ए। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? जो वर्ल्ड वाइड वेब की है उसकी फेसबुक किसको कहते हैं? बताओ। डोमेन नेम सिस्टम को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को, डोमेन नेम को किसको कहते हैं? वेब पेज को। किसको कहते हैं? वेब पेज को। अगला देखो, विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन है वो कौन सा है? बिंग है, जो माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। सही आंसर क्या है? सी है, क्योंकि इसका सरकार के साथ टाई अप कर रखा है, जिसके कारण यहाँ पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होते हैं। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? ईमेल, सर्च इंजन, अपलोड करना, डाउनलोड करना। तो देखो अगर सेवा की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं ईमेल है, वरना उपयोग तो सर्च इंजन ही आता है। तो सही आंसर क्या है? ए। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली जो डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर के अंदर डाटा किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? सीपीयू के द्वारा, सीयू के द्वारा, इनपुट यूनिट या आउटपुट। तो कंप्यूटर के अंदर आप डाटा भेजना चाहते हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इनपुट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। सही आंसर क्या हो जाएगा? अ। अगला देखो, कंप्यूटर में जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको क्या? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या हार्डवेयर। तो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर तो एक ही जैसे हो गए। सही आंसर क्या हो गया? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर कंप्यूटर वो पार्ट होते हैं जिनको आप भौतिक रूप से आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक बिट में होते हैं 4 बिट, 8 बिट, 16, 32। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब। अगला देखो, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त होता है डिजिटल, एनालॉग, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर काम में लिया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि अगर आपको दाब है, ताप है, ये जो
प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक वातावरण को मापने के लिए या प्राकृतिक चीज़ों को मापने के लिए जो भी डिवाइस काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। न्यूमेरिक कीपैड से मुक्त न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, ग्राफिक्स कार्यों के लिए, बैंकिंग कार्यों के लिए, उपरोक्त सभी। तो अधिकतर हम इसको सही आंसर मानेंगे, होता तो तीनों ही सही है लेकिन हम ये करेंगे बैंकिंग कार्यों के लिए, ठीक है। या फिर अपन जो न्यूमेरिक कीपैड है उसका टेक्स्ट के लिए तो आप नंबर पैड थोड़ी इस्तेमाल करोगे, तो सही आंसर क्या है? स। अगला है माउस है एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, संग्रहण उपकरण उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माउस कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक टाइप मैटिंग की दर होती है। टाइप मैटिंग का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई की है वो प्रेस करके रखते हो तो वो क्या होगा, ठीक है, तो होता है वो 10 बार प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर वो की कितनी बार रिपीट होगी? 10 बार रिपीट होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब। किसी कागज पर प्रिंटर के द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी, फ्लॉपी, माइक्रोफिल्म या हार्ड कॉपी? तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। प्रिंटर के द्वारा अगर आप कोई भी चीज प्रिंट निकाल देते हो ना तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। अगला देखो, सीआरटी के आंतरिक सतह पर लेआउट होती है। जो सीआरटी मॉनिटर होता है ना, कैथोड रे ट्यूब, उसके आंतरिक सतह होती है, तो उसके ऊपर कौन किसकी लेप होती है? उसमें होती है फास्फोरस पदार्थ की। किसकी होती है? फास्फोरस पदार्थ की क्या चढ़ी होती है? लेप चढ़ी होती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक गन के द्वारा उस पर प्रकाश डाला जाता है और वो क्या चमकती है। तो सही आंसर क्या है? ब। प्रिंटर की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तरह की तकनीक के समान ही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट टाइप मेटिंग प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है? आवाज करते हैं। ब। ड्रम प्रिंटर है, करैक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर या ग्राफिक्स प्रिंटर? तो ग्राफिक्स प्रिंटर तो हो ही नहीं सकता है। तो ड्रम क्या प्रिंटर क्या करता है? एक एक लाइन को एक साथ क्या करता है? छापता है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं लाइन प्रिंटर। क्या कहते हैं? लाइन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर है। अगला प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। ये जो प्राइमरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, चुंबकीय टेप, जो ये सब कुछ क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है। अगर मेमोरी या मेन मेमोरी नहीं लिखा हो तो ये मेमोरी सही आंसर है। सही आंसर क्या है? ब। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है हार्ड डिस्क के अंदर, फ्लॉपी डिस्क के अंदर, इंकजेट प्रिंटर के अंदर, सीडी रोम के अंदर। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सीडी रोम के अंदर, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? द। माइक्रोफ्लॉपी की सामान्यतः जो संग्रहण क्षमता है वो कितनी होती है? 1.44 MB। 1.44 MB। अगला देखो, सबसे पुराना और सबसे सस्ता संचार का माध्यम है, तो वो कौन सा है? ट्विस्ट पेयर केबल। कौन सा? ट्विस्ट पेयर केबल है जो सबसे सस्ता और सबसे पुराना है। अगर आपको सबसे फास्ट पूछे तो वो होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल, और बीच वाला है कोएक्सियल। वैन का अर्थ होता है वाइड एरिया, वाइड नेटवर्क, वाइड, ये भी कौन सा? ये रहा वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। आपको पता है नेटवर्क 4 प्रकार होते हैं, पैन, लैन, मैन और वैन। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? ट्विस्ट पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर या सेलुलर फोन? तो सबसे फास्ट कौन सा होता है? ऑप्टिकल फाइबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखो, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है? ट्विस्ट पेयर, कोएक्सियल, ये दोनों के तांबे के तार का इस्तेमाल होता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर कांच और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर क्या है? सी, जिसके अंदर धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो कोर पर चढ़े कांच की परत को हम क्या कहते हैं? क्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेड कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। किस प्रकार के संचार में तरंगों सभी दिशाओं में जाती है? किस प्रकार? रेडियो तरंगे,
तो सही आंसर क्या, रेडियो तरंग है। ठीक है, तो जो रेडियो तरंग है वो सभी दिशाओं के अंदर गमन करती है। जो माइक्रोवेव होती है वो एक सीधी लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। इंफ्रारेड संचार ये तो शॉर्ट दूरी के लिए जो आपके टीवी के रिमोट के अंदर काम आता है, और उपग्रह संचार वो भी क्या होता है, एक सीधी लाइन के अंदर संचार होता है। अगला, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी को पर संकेत है वो प्रेषित कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है 3। अगर आप जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अगर आपको एक फिक्स दूरी पे 3 उपग्रह लगाते हो तो पूरे धरती को क्या कर देते हैं, कवर कर लेते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। कंप्यूटर में वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे, तो किसका इस्तेमाल किया जाए, ब्लूटूथ का। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक छोटा नेटवर्क, एक छोटे क्षेत्र में फैले हुए नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला देखो, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम है, मोडेम, हब, रिपीटर। तो देखो जो संचार के माध्यम है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये तो डिवाइस, संचार के लिए काम आने वाला जो डिवाइस है वो है। तो संचार माध्यम तो ट्विस्ट, गाइडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है, तो सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, रिपीटर, मोडेम और हब ये सब कुछ क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वो फाइल कहाँ पर चली जाती है, वो चली जाती है आपके रिसाइकल बिन के अंदर। किसके अंदर चली जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम होता है, जो एक्सटेंशन नाम होता है, तो MS पेंट की फाइल क्या होता है, डॉट बिट मैप इमेज होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा होता है, माउस होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ब। विंडोज एक्सप्लोरर में जानकारी प्राप्त होती है, कंप्यूटर की संरचना के बारे में, फाइल और फोल्डर की जानकारी होती है, डिलीट की फाइलों और फोल्डर की, और कंप्यूटर की स्मृति की। तो देखो, तो माई कंप्यूटर के अंदर तो ये मिल जाएगी, लेकिन इसमें क्या स्ट्रक्चर भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं है। डिलीट के रिसाइकल में सही आंसर फाइल और फोल्डर के बारे में। ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर। लेकिन जब हम दिस पीसी या माई कंप्यूटर पे जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी मिल जाता है और मेमोरी के बारे में जानकारी भी मिल जाती है, लेकिन विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर नहीं। आप जो टास्क बार के फोल्डर की तरह आइकन उस पर क्लिक करते हो ना, तो आपको फोल्डर और फाइल और फोल्डर के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है, तो जो फाइल विकल्प होता है वो होता है मेन्यू बार के अंदर। किसके अंदर होता है, मेन्यू बार के अंदर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला देखो, विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं, तो इसके अंदर 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बे। होते 4 है लेकिन दिखते कितने, 3 ही है। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसको कहते हैं शट डाउन। क्या कहते हैं, शट डाउन। निम्न में से GUI पर, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका सही आंसर विंडो 98 भी था, विंडो XP था, डोस नहीं। ये करेक्टर यूजर इंटरफेस है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द, बे और स। ई शासन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, ई नागरिक, ई शासन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, ई शिक्षा, तो उपरोक्त सभी। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, उसको कहते हैं डिजिटल इंडिया। ठीक है, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं ई मित्र। कहां पर उपलब्ध है, ई मित्र। अगला देखो, उत्पाद और क्रेता के मध्यस्थों की श्रेणियों को छोटा करने का कार्य करता है, कौन करता है, ई वाणिज्य, जिसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। कौन करता है, ई कॉमर्स। कौन सा संसाधन ई लर्निंग में प्रयुक्त होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
डिजिटल प्रयुक्त नहीं होता। तो सही आंसर क्या हो जाएगी? पुस्तक है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं जो आपके छोटे क्वेश्चन उनके बारे में डिस्कशन। 8 क्वेश्चन है और 16 नंबर है, तो आप देख कर अब आधा घंटा और लगेगा इसमें। आगे आधे घंटे के लघुत्रात्मक जितने भी अति लघुत्रात्मक वो हल कर लेंगे। और आप मान के चलना हम जो 40 से 45 क्वेश्चन करेंगे उनमें से 8 क्वेश्चन श्योर इन्हीं में से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। अब देखो, सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का क्या नाम था? उसका नाम था ARPANET, जिसको हम कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। दूसरा है WWW की खोज किसने की थी? तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? टिम बर्नर्स ली ने WWW की क्या की थी? खोज की थी। इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी को हम क्या कहते हैं? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो आपको आपके घरों के अंदर अपने मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट उपलब्ध करें, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, BSNL, ये सब कुछ क्या है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब अगला देखो, कंप्यूटर सर्वर से आने वाली सूचनाओं को अच्छे प्रारूप में दिखाने का कार्य कौन करता है? वो करता है वेब ब्राउजर। किसके द्वारा किया जाता है? वेब ब्राउजर के। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम लिखिए, तो आप HTTP है, TCP, IP है, आप बहुत सारे प्रोटोकॉल किसी एक का नाम लिख सकते हो। किसी वेबसाइट के सबसेट को कहा जाता है, यानी किसी वेबसाइट के अंदर क्या होते हैं? पेज होते हैं। तो वेबसाइट के सबसेट क्या हो गया? वेब पेज। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर किस नाम से जाना जाता है? उसको हम नोड या क्लाइंट कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर जो अंतिम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? नोड या क्लाइंट। किसी व्यावसायिक संस्था का जो डोमेन नेम होता है ना, वो हमेशा क्या लगता है पीछे? .com लगता है। अगला देखो, इंटरनेट पर वांछित सूचनाएं ढूंढने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? सर्च इंजन। जैसे हम लिखते हैं ना गूगल, गूगल क्या है? सर्च इंजन है, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट पर कोई भी सूचनाएं ढूंढ सकते हो। तो इंटरनेट पर सूचनाओं को ढूंढने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। स्लाइड लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9। अधिकृत व्यक्ति के द्वारा डाटा के उपयोग के अधिकार को क्या कहते हैं? प्राइवेसी या निजता, सीक्रेसी क्या कहते हैं? अधिकृत व्यक्ति जिसके लिए सूचनाएं उपलब्ध, वही अगर उसका उपयोग करता है तो उसके अधिकार को हम क्या कहते हैं? निजता, सीक्रेसी। कंप्यूटर पर अधिकृत उपयोगकर्ता का पता कौन लगाता है? पासवर्ड के द्वारा। जैसे हम अगर मान लो किसी का कंप्यूटर है तो उसका जो पासवर्ड देगा, जिसको पासवर्ड पता है, वो उसका क्या है? अधिकृत उपयोग करता है। किसी लेखक के द्वारा अन्य लेखक की रचना की नकल करना क्या कहलाता है? साहित्य चोरी कहलाता है। ICT के विस्तार के चलते आज पूरे विश्व को क्या नाम दिया जा सकता है? एक विलेज नाम दे सकते हैं। साहित्य चोरी को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बौद्धिक संपदा के अधिकार का। साहित्य चोरी को रोकने के लिए किसका? बौद्धिक संपदा के अधिकार। और इसके अंदर हम आता है किसका? कॉपीराइट। किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉपीराइट। हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कॉपीराइट का, जो बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंदर आता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों, शिक्षक या शोधार्थी द्वारा किया गया साहित्य चोरी क्या कहलाता है? उसको कहते हैं एकेडमिक बेईमानी या शैक्षणिक छल। बौद्धिक संपदा का संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1967 के अंदर। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है? उसको कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ICT के क्षेत्र में किसी एक रोजगार का नाम लिखिए। ग्राफिक्स डिजाइन है, कंप्यूटर ऑपरेटर, पब्लिक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारे रोजगार। आप किसी ई-मित्र है, कुछ भी लिख सकते हो। ई-मित्र संचालन। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक। डाटा को डिस्क पर पढ़ने और लिखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रीड और राइट हैंड के द्वारा। इन डाटा को डिस्क के ऊपर पढ़ने का काम कौन करता है? रीड और राइट हैंड के द्वारा। मॉनिटर की स्क्रीन पर छोटे छोटे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? तो स्क्रीन पर कोई भी आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, उनको हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन किससे मिलकर बनी होती है? पिक्सल से मिलकर बनी होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। किस प्रकार का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। फ्लॉपी डिस्क और उसके आवरण में स्थित छिद्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्क हब या सेंट्रलाइज हब।
माइक्रो फ्लॉपी डिस्क का व्यास कितना होता है? 3.5 इंच का। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राथमिक मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन सी? प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अगला, मॉनिटर क्या कार्य करता है? देखो, सबसे अधिक काम में आने वाला जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा है? मॉनिटर है। यूजर मॉनिटर के द्वारा ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। जो यूजर है किसके द्वारा कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है या इंटरेक्शन करता है? मॉनिटर के द्वारा। अगर मॉनिटर नहीं है तो कंप्यूटर चलाना मुश्किल हो जाता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। 2 इनपुट और 2 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए। अगर इनपुट की बात करें तो जो कॉमन है कीबोर्ड और माउस है। आउटपुट के अंदर जो कॉमन है हर कोई इस्तेमाल, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। मॉनिटर क्या कार्य करता है? चलिए वापस कैसे आ गया? चलिए रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अब अगला देखो, 28 29 चेंज हो गया। अंकगणितीय तार्किक इकाइयों के कार्य ALU, जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। यह यूनिट अंकगणितीय क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशन करती है। अंकगणितीय क्रियाओं के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग सम्मिलित होता है, जबकि जो तार्किक क्रियाएं हैं जिसको हम लॉजिकल यूनिट कहते हैं, जो कि 2 संख्याओं या डाटा के मध्य तुलना करके परिणाम जिसको हाँ या ना नहीं में देती है। 10 है, ये कुछ डिजिट दे द्विआधारी अंकों को समतुल्य में दशमलव संख्या लिखते हैं। जी देखो, ये इसका समतुल्य होता है 2, ये इसके समतुल्य हो जाएगा आपका 2 4 कितने हो गए? 6। अगर इसकी बात करें तो इसके समतुल्य है, देखो इसके समतुल्य है 7। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1 2 कितने हो गए? 3 4 और 8 कितने हो जाएगा? 11। अगर इनकी बात करें 2, ये हो जाएगा आपके 12 के समतुल्य। और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपके 14 के समतुल्य। ठीक है, इनको कैसे हल करते हैं तो इनके जो डिटेल के अंदर वीडियो वहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार हम किसी भी बाइनरी अंक को दशमलव अंक के अंदर बदल सकते हैं। एक मैं बता देता हूँ, जैसे मैं इसका देखते हैं 1 1 0 का संख्या देखो 1 1 0 दूर लिखो। ठीक, इनको किससे गुणा करो? 2 से। किससे गुणा करनी है? 2 से। ठीक, बीच में चिन्ह लगा दो प्लस का, और इस तरफ से घात शुरू करनी है 0 से। 0 1 और 2। अब हल करो। 2 की घात 0 0 होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम हमेशा कितना मानना है? 1। फिर 1 को 0 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा? 0। 2 की घात 1 यानी 2, 2 को 1 से गुणा करो 2, 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4, 4 को 1 गुणा करो कितने हो गए? 4, 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर को बाइनरी अंकों को डेसिमल के अंदर बदल सकते हो। अब लिखो, ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अधिकतर आपको यही लिखना है, लेकिन कई दस्तों के अंदर इसकी परिभाषा क्या होता है? एनी टाइम मनी, ये भी कह सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पे काम करता है? तो बाइनरी पद्धति पे काम करता है। किस पे? 0 और 1। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है किसके? परम और क्राई है, NEC है, CDC है, ये किसके उदाहरण है? सुपर कंप्यूटर के। ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का। किन्हीं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखिए। तो देखो, एक तो विंडो जिसके अंदर आप विंडो है जिसके अंदर आप क्या कह सकते हो? विंडो XP है, 7 है, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 अभी चल रहा है, लाइनेक्स है। तो ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पुराना और सबसे सस्ता संचार का माध्यम है ट्विस्ट पेयर केबल। वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे तीव्र संचार का माध्यम कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर केबल है। FOC की कोर पर चढ़ी परत को हम क्या कहते हैं? क्लेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेडिंग कहते हैं। अगला देखो, रिपीटर का प्रमुख कार्य है। रिपीटर क्या करता है? कमजोर सिग्नल को रीजनरेट या एम्पलीफाई करने का काम कौन करता है? रिपीटर करता है। तो रिपीटर क्या करता है? जो कमजोर सिग्नल होता है, जिस नेटवर्क की दूरी बढ़ानी है, तो जो कमजोर सिग्नल है उसको रीजनरेट या एम्पलीफायर करने का काम कौन करता है? रिपीटर करता है। संचार उपग्रह सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, उससे 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर कौन सी
क्या लगाया जाता है, संचार उपग्रह। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। संकेतों को एनालॉग और डिजिटल, देख संकेतों को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाले को हम क्या कहते हैं, मोडेम, जिसको कहते हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। एक बड़े कस्बे को कवर करने वाले नेटवर्क का नाम बताइए, उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और शॉर्ट में हम कह सकते हैं मेन। ठीक है। कौन सी टोपोलॉजी में नोड्स सोपानवर्त यानी एक सीक्वेंस, एक जैसे ना पदानुक्रम इस प्रकार क्रम में जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी। डेस्कटॉप पर नया आइकन बनाने कैसे बनाया जा सकता है, तो डेस्कटॉप पर नया आइकन बनाने की निम्न प्रक्रिया है, ये आपका अर्धवार्षिक में आ चुका है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करना है आइकन को, और आप वहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो डेस्कटॉप के ऊपर। दूसरा है फाइंड फाइल लोकेशन, आपको जहाँ पर आपकी फाइल है उसको फाइंड करना है, उस आइकन को क्या सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फिर आपको डेस्कटॉप आइकन शॉर्टकट के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। किसी विंडोज़ का कैसे आकार बदला जा सकता है, ये भी आपके अर्धवार्षिक के अंदर आ चुका है। जब हम विंडो को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो माउस से संबंधित जो किनारे वाली लाइन है, किनारे वाली लाइन पर जाएंगे। ऐसा करने पर माउस का जो पॉइंटर है वो डबल तीर, लेफ्ट और राइट तीर का निशान दिखाई देगा, इस प्रकार दिखाई देगा। अब विंडो को किनारे को दाएं तथा बाएं से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ऊपर नीचे से भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करता, आपको माउस का पॉइंटर है वो विंडो की जो बॉर्डर है वहाँ पर लेके कॉर्नर पे लेके जाना है, जहाँ से आपका तीर का निशान इस प्रकार का बन जाएगा, तो आप लेफ्ट राइट से दाएं बाएं से या ऊपर नीचे से छोटा या बड़ा कर सकते हो। डोस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर बताइए। देखो डोस है वो कमांड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है, जबकि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI पर आधारित है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर आधारित है। शॉर्टकट मेन्यू से आप क्या समझते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट फाइल या आइकन पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देने वाला एक मेन्यू होता है, वो उस ऑब्जेक्ट से जुड़े सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कमांड को बताता है। टास्क पैन से आप क्या समझते हैं, जो टास्क कर रहे हैं उससे संबंधित काम आने वाले जो कमांड है वो आपको कहाँ पर दिखाई देंगे, टास्क पैन पर प्रदर्शित। टास्क बार में टास्क पैन है, जो टास्क कर रहे हैं उससे संबंधित काम में आने वाले जो कमांड है वो आपको कहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, टास्क पैन पर प्रदर्शित होते हैं। अगला देखो, फाइल और फोल्डर को किस प्रकार से सर्च किया जा सकता है। टास्क बार पर उपस्थित सर्च बॉक्स में उस फाइल या फोल्डर का आपको क्या लिखना होता है, नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं, या फाइल एक्सप्लोरर की सहायता से भी आप इसे आसानी से किसी भी फाइल और फोल्डर को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। किसी प्रोग्राम को किस प्रकार चालू कर सकते हैं, देखो स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने के उपरांत आप चाहे गए प्रोग्राम के विकल्प पर क्लिक करके संबंधित प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं, या फिर आपको स्टार्ट मेन्यू पर उपस्थित रन विकल्प से संबंधित प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम है वो लिखकर आप उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो, या फिर आप डेस्कटॉप पर अगर आपको उस प्रोग्राम से संबंधित आइकन है तो उस पर डबल क्लिक करके भी उस प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज प्रक्रिया को समझाइए, ये भी आपके अर्धवार्षिक के अंदर आ चुका है। मिनिमाइज टाइटल बार पर दिखाई देने वाली 3 बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। 3 बटन में से आपको तो ये माइनस का चिन्ह है, उस पर क्या क्लिक करने पर विंडो मिनिमाइज होकर कहाँ पर बंद हो जाती है, टास्क बार पर क्या हो जाती है, टास्क बार पर दिखाई देती है। अगर आपको विंडो संपूर्ण डेस्कटॉप पर प्रदर्शित करना है तो आप मैक्सिमाइज का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको पेंट या पर विंडो को बंद करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, क्लोज का इस्तेमाल करोगे। ICT के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुँच और निष्पादन करने को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस। भारत के डिजिटल लिहाज से सशक्त बनाने के लिए चालू की गई योजना है जिसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कहते हैं। उसके अंदर का नाम बताइए जहाँ विभिन्न विभागों से जुड़ी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ई मित्र। इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने को क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। अगला है इंटरनेट बैंकिंग के दौरान बैंक से प्राप्त होने वाले अस्थायी पासवर्ड को क्या कहा जाता है, OTP यानी वन टाइम पासवर्ड। तो देखो बच्चों, इससे अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो तो तब आपके देखो 8 क्वेश्चन वो हो गए,
4, 12 और 4, यानी आपके करीबन आपने करीबन कितने आधा 1 घंटा पढ़ाई की होगी और 1 घंटे के अंदर करीबन आपके कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे? 16 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं लघुतरात्मक क्वेश्चन। लघुतरात्मक पर्सन। पहला, इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर ये लिखेंगे कि इंटरनेट कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जो विश्व भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटर को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। और ये एक ऐसा जाल है जो टेलीफोन लाइनों, केबल के द्वारा और विभिन्न बेतार माध्यमों से दुनिया भर के कंप्यूटर को परस्पर आपस में क्या करता है? जोड़ता है। इसीलिए इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। अगला है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल एक नियमों या कुछ नियमों का क्या होता है? समूह होता है जो विभिन्न भागों के बीच कम्युनिकेशन का वातावरण प्रदान करता है। वेब पर सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए जिन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उन्हें हम वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी इंटरनेट पर संचार करने के लिए हम जिन नियमों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। डायलअप और डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन में क्या अंतर है? देखो, डायलअप के अंदर क्या होता है? डायलअप कनेक्शन में उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर को अपने आईएसपी के द्वारा एक विशेष नंबर डायल करना पड़ता है और आईएसपी से संपर्क जुड़ने के लिए उपयोगकर्ता इंटरनेट से आईएसपी से संपर्क जुड़ते ही उपयोगकर्ता किसी इंटरनेट से जुड़ जाता है और ये अस्थायी कनेक्शन होता है। उपयोगकर्ता जब चाहे ये कनेक्शन समाप्त कर सकता है, जबकि डायरेक्ट कनेक्शन के लिए उपयोगकर्ता को आईएसपी से सीधे एक केबल या डेडिकेटेड समर्पित फोन लाइन से जुड़ा होता है। ये अधिक स्पीड के लिए लीज लाइन काम में ली जाती है। यानी डायलअप कनेक्शन के अंदर आपको जैसे मोबाइल, आपको एक नंबर दिया जाता है और अपना मोबाइल फ़ोन जब चाहे आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के इंटरनेट से जुड़ सकते हैं और टर्मिनेट कर सकते हैं, जबकि डायरेक्ट के अंदर हम केबल के द्वारा अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को परिभाषित कीजिए। तो 1989 के अंदर ब्रिटिश वैज्ञानिक था जिसका नाम था टिम बर्नर्स ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। इसे संक्षेप में WWW भी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का डाटाबेस है जो पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है। अगला है हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट अर्थात टेक्स्ट को एक आम पुस्तक की भांति एक रेखीय स्ट्रक्चर में पढ़ने की बजाय एक छोर से दूसरे छोर पर आसानी से लिंक पर क्लिक करके जाया जा सकता है। इसमें उपयोगकर्ता को आगे या पीछे जाने के साथ ही दूसरे टॉपिक पर जाकर मनचाही सामग्री पढ़ने और देखने की में बड़ी आसानी होती है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि ये टेक्स्ट सामान्य टेक्स्ट की तरह नहीं होता जो पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या बहुत सारे लिंक होते हैं। आप लिंक पर क्लिक करते अगले पेज या पिछले पेज पर जा सकते हो, अगली जानकारी या किसी अन्य जानकारी पर आसानी से जा सकते हो। अगला है वेब ब्राउजर से क्या तात्पर्य है? तो ब्राउजर आपके कंप्यूटर पर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर जो आपको इंटरनेट तक पहुंचने देता है। वेब ब्राउजर को वेब क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से भी जाना जाता है। यानी इंटरनेट का एक नेविगेशन टूल है, उस रूप में भी अपन कह सकते हैं या क्लाइंट के रूप में भी कह सकते हैं। ब्राउजर आपके लिए उन विभिन्न वेबसाइटों को दिखाने वाली किसी विंडो के रूप में कार्य करता है जिन पर आप जानकारी मौजूद हैं। आपको बस अपने ब्राउजर पर में कोई वेब पता लिखना और आप तुरंत उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा ये है कि आप इंटरनेट चलाने के लिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो उसको हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। और वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हो वो जहाँ पर प्रदर्शित होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर पर ही प्रदर्शित होती है। HTML का उपयोग बताइए। जो लैंग्वेज वेब पेज को विकसित करने या बनाने के काम में आती है उसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML ही वो लैंग्वेज है जो ब्राउजर के द्वारा समझी जाती हैं। वेब पेजों को हम HTML डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। इंटरनेट के लिए HTML की खोज वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो करता थे कौन? टिम बर्नर्स ली ने की थी और ये एक विशेष कोड का समूह होती है। डोमेन नेम से क्या तात्पर्य है? डोमेन पद्धति का विकास किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर नाम देने के लिए किया जाता है जिससे कि इंटरनेट पर
काम कर रहे कंप्यूटरों को आसानी से पहचाना या ढूंढा जाता है। किसी एक डोमेन नेम के हमेशा 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं जिनको आप डॉट के द्वारा पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए क्या है, राज एजुकेशन, ठीक है, राज एजुकेशन बोर्ड डॉट राजस्थान डॉट गव डॉट इन, ठीक है, ठीक है। इसको आईपी एड्रेस, जैसे ये तो क्या हो गया डोमेन नेम, इसको आईपी एड्रेस के साथ मैप करने वाले को हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। प्रमुख जैसे आर्ची है, याहू है, बिंगो है, गूगल है, बायदू है, बिदू है, डक है, ask.com है, ये कुछ प्रसिद्ध वेब सर्च इंजन के नाम हैं जिनको आपको याद होने चाहिए। अगला वर्ड प्रोसेसर को परिभाषित कीजिए। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये भी क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो वर्ड अर्थात शब्द पर प्रोसेस यानी कार्य करता है, जिसे शब्दों अक्षरों के आकार, रंग, फॉन्ट, स्टाइल, शब्दों के व्याकरण के अनुसार जांचना और सही करना, विशेष प्रकार के चिन्ह, चित्र, ग्राफ का उपयोग करना, टेबल बनाना, पेज प्रिंट करने से पूर्व देखना आदि सुविधाएं किसके अंदर मिल जाती है, आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल को भंडारण यानी सेव करने के लिए शॉर्टकट की है, उसका नाम क्या है, Ctrl+S है। अगला देखो, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये बहुत अधिक चांस है कि क्वेश्चन आ जाए। सुपरस्क्रिप्ट, जब अक्षरों को टाइप करते समय अक्षरों का पंक्ति से थोड़ा क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, पंक्ति को थोड़ा सा क्या लिखते हैं, सामान्य लाइन से थोड़ा सा क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और इसको जो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+ है। उदाहरण के लिए जैसे क्लास 9 के अंदर TH कहाँ लिखा है हमने, सामान्य लाइन से थोड़ा सा ऊपर। अगला सबस्क्रिप्ट, जब शब्दों को टाइप करते समय अक्षरों का पंक्ति से थोड़ा क्या लिखते हैं, नीचा लिखते हैं, तो उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+। और उदाहरण के लिए H2 ट्रू क्या है, सब स्क्रिप्ट। हेडर और फुटर किसे कहते हैं, जो हेडर और फुटर किसे कहते हैं, हेडर उन सूचनाओं को कहते हैं जो हमारी फाइल के प्रत्येक पेज के ऊपर प्रदर्शित होती है, उसको तो हम कहते हैं हेडर। जैसे किसी किताब का प्रत्येक पेज पर किताब का नाम है अथवा पाठ का नाम लिखना, वो क्या पर होता है, हेडर के अंदर। और फुटर उन सूचनाओं को कहते हैं जो फाइल के प्रत्येक पेज के नीचे प्रदर्शित होती हैं। जैसे किसी फाइल के फुटर पर फाइल का नाम हो सकता है, नाम प्रिंट करना होता है, पेज नंबर डालने, ये सब कुछ किस में हो सकता है, फुटर के अंदर है। प्रिंट प्रीव्यू की सहायता, फिर प्रिंट प्रीव्यू की क्या उपयोगिता है, यानी प्रिंट प्रीव्यू का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। जो फाइल प्रिंट करने में होने वाले कागज का दुरुपयोग रोकने के लिए, फाइल प्रिंट करने में होने वाले जो कागज का दुरुपयोग है उसको रोकने का एक आदर्श तरीका है कि हम फाइल को प्रिंट करने से पहले ही स्क्रीन पर देख लिया जाए कि प्रिंटिंग कैसी आएगी, जिसे प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F2। स्लाइड से क्या तात्पर्य है, जिस प्रकार वर्ड प्रोसेसिंग में जो हम काम करते हैं ना, कार्य किस पे किया जाता है, पेज पे किया जाता है, उसी प्रकार प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट में जो कार्य किया जाता है वो किस पर किया जाता है, स्लाइड पर किया जाता है। स्लाइड में शीर्षक, टेक्स्ट, ग्राफ, आकृति, क्लिप आर्ट आदि का उपयोग किया जाता है। आप स्लाइड के अंदर शीर्षक दे सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, ग्राफ है, आकृति है, क्लिप आर्ट आदि का उपयोग किया जा सकता है। स्लाइड को रंगीन तथा ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते हो, इसे ट्रांसपेरेंसी भी बना सकते हो। स्लाइड में लेआउट कितने प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं। अब देखो, रिहर्सल टाइमिंग क्या होता है, जैसे जैसे आप रिहर्सल टाइम का उपयोग प्रेजेंटेशन में करेंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करेगा कि आप प्रत्येक स्लाइड पर कितने समय बिताते हैं। एक बार जब आपको सही समय मिल जाए तो आप स्लाइड शो को स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से संचालन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगर आप चाहते हो कि जो हमारा स्लाइड शो है वो ऑटोमेटिक चले तो आप रिहर्सल टाइमिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा आप एक स्लाइड के ऊपर कितना समय दे रहे हो। उसके अनुसार वो स्लाइड को क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा और ऑटोमेटिक प्ले कर देगा। स्लाइड के चित्र को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, देखो हम प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट में स्लाइड में अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी
चित्र जो निम्न स्टेप के द्वारा इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, वहाँ से आपको इमेज ब्लॉक के अंदर जाना है और उस पर किस पे क्लिक करना है, पिक्चर पे। तो वहाँ पर आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है और उसको ओपन बटन पर क्या कर देना है, क्लिक करना है। दूसरा एक होम टैब में स्लाइड लेआउट का उपयोग करते हुए प्लेस होल्डर में भी आप पिक्चर पर क्लिक करके ला सकते हैं। अगर आपने होम टैब के अंदर जो स्लाइड लेआउट है उसके अंदर ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर पिक्चर के लिए अलग से प्लेस होल्डर है, तो आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। अगला है स्लाइड में चित्र कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। क्या हुआ इसमें, क्या, चलो ये तो सेम ही आ गया, ठीक। अगला देखते हैं। आईसीटी के विस्तार के चलते साहित्य चोरी को क्यों बढ़ गई है। देखो आज हम सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार तेजी से हुआ है, जो साहित्य चोरी भी बढ़ गई है। साहित्य चोरी इंटरनेट का एक सामाजिक कुप्रभाव है। ये कह रहे हैं आईसीटी के विस्तार के चलते साहित्य चोरी क्यों बढ़ गई, क्योंकि देखो आईसीटी के विस्तार के करने के आज हर किताब है उसका कंटेंट ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है, जिसे आप आसानी से कट कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल इंटरनेट पर विभिन्न सामग्री जैसे लेख है, ऑडियो, वीडियो, प्रेजेंटेशन, फोटोग्राफ आदि बहुतायत में और बड़ी आसानी से उपलब्ध है। इस सामग्री को कॉपी करना, कट पेस्ट करना अथवा एडिट करना बहुत ही क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि इन कार्यों के लिए अनेक सॉफ्टवेयर और टूल्स पहले से क्या है, उपलब्ध है। इस कारण आजकल विद्यार्थी, शोधकर्ता और पत्रकार, लेखक आदि भी दूसरे के कार्यों को नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। अगला साहित्य चोरी क्या है। ये कह रहा है कि किसी लेखक के द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि को अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशित करता है, तो उसको हम साहित्य चोरी कहते हैं। अगला, आप अपने लेख में दूसरे लेखक की सामग्री का उपयोग करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम किसी दूसरे लेखक की जो मौलिक सामग्री है अगर इस्तेमाल करना, तो आपको क्या करना चाहिए, तो कोई भी नई सामग्री तैयार करने से पूर्व उससे संबंधित सभी सूचनाएं और उससे स्रोतों से पूरी तरह से अवगत हो लेना चाहिए। यानी ये पहले किसी ने लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ तो क्या लगेगा, उसको पहले आपको इसके बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए। यदि आप किसी सामग्री, लेख, फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो आदि का उपयोग अपने कार्य में कर रहे हैं, तो साहित्य चोरी, कॉपीराइट उल्लंघन से बचने के लिए आपको कॉपीराइट प्राप्त व्यक्ति, प्रकाशक या संस्था को पूर्व में क्या लेनी चाहिए, अनुमति या लाइसेंस लेना चाहिए। और अपने कार्य में इस तथ्य का क्या करना चाहिए, उल्लेख भी अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर आप उल्लेख करते हो, अनुमति लेते हो, नहीं लेते, वो भी कॉपीराइट के अंदर ही आता है। बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या है। बौद्धिक संपदा का अधिकार किसी व्यक्ति के द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य, कला के क्षेत्र में किए गए जो मौलिक बौद्धिक कार्य है, परिणाम स्वरूप जो प्राप्त उसका कानूनी अधिकार से है। एक कलाकार के द्वारा कृत कलाकृति हो सकती है, संगीतकार के द्वारा संगीत हो सकता है, कवि या लेखक के द्वारा लिखी गई कोई लेख या काव्य पर व्यक्ति, संस्था या संगठन का क्या होता है, विशेष स्वामित्व होता है। अतः रचयिता को इस बात का निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होता है कि वह कार्य को कहाँ कैसे उपयोग लिया जाए। बौद्धिक संपदा के अधिकार मौलिक और उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं तथा नकल की जो प्रवृत्ति है उसको रोक लगाते हैं। तो बौद्धिक संपदा क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी विज्ञान के अंदर, प्रौद्योगिकी के अंदर, साहित्य के अंदर, कला के अंदर कुछ काम किया है, जो उसकी बौद्धिक रूप से जो कार्य किया है, उसके फलस्वरूप जो उसका अधिकार, कानूनी अधिकार है, उसको हम क्या कहते हैं, बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। अगला, आईसीटी के क्षेत्र में आज अधिक रोजगार की संभावना क्यों है। क्योंकि आज विश्व का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर आईसीटी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग से अछूता रहा होगा। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अपने रोजगार के रूप में चयन करता है, तो उसके पास अनेक विकल्प मौजूद होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को रोजगार के रूप में चयन करने के लिए किसी विशेष विषय का चयन करने की सीमा का बंधन भी नहीं होता है। सामान्यतः सभी विषयों के लोग अपनी अभिरुचि और कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर सूचना प्रौद्योगिकी को रोजगार के रूप में क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। अगला, सोशल मीडिया को परिभाषित कीजिए। ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ता को सामाजिक सामग्री तैयार करने, उसे साझा करने में देखो ऐसी एप्लीकेशन है, वेबसाइट या एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ता को सामग्री तैयार करने में, उसको शेयर करने में समर्थ बनाने और सोशल नेटवर्किंग में हिस्सा लेने में समर्थ करें, उसे सोशल मीडिया कहते हैं। सोशल मीडिया सूचना तैयार करने, उन्हें शेयर करने, उसके आदान प्रदान
प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके जरिए लोग उक्त माध्यम से उस माध्यम में शामिल सभी सदस्यों के साथ अपने विचारों क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। एकल बिंदु प्रतिपादन तंत्र क्या होता है, तो आम नागरिक, कारोबारी और अन्य कार्मिकों के लाभ के लिए तकनीकी के माध्यम से सरकारी जो सेवाएं हैं उसको एक्सेस और डिलीवरी को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को ई शासन कहते हैं। और ई शासन का मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा नागरिकों को एकल बिंदु प्रतिबंध सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना है। तो सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा सरकार से जुड़ी जो जितने भी बेनिफिट है वो आपको एक ही जगह पर उपलब्ध करवा दिया जाए ताकि उन सब का आप आसानी से बेनिफिट ले सकते हो। जो अच्छा उदाहरण आप राजस्थान की बात करें, जैसे ई मित्र है। ई ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, तो ये देखो इसके अंदर सरकार नागरिकों को मोटर वाहन पंजीकरण करवाना है, वाहन ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना है, कर और शुल्क जमा कराना आदि की सुविधाएं कहाँ पर होती हैं, ई ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत शामिल की जाती है। अगला है ई पुलिस से क्या अभिप्राय है। ई पुलिस के अंतर्गत दो प्रकार के डाटाबेस तैयार किए जाते हैं। पहले प्रकार का जो डाटाबेस है उसमें पुलिस अधिकारियों की सूचना रखी जाती है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उसके भौगोलिक क्षेत्र विशेष या उसके स्किल के अनुसार उसकी स्किल विशेष की विशेषता रखने वाले व्यक्ति को आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। दूसरा प्रकार का जो अपराधियों के लिए डाटाबेस की जो जानकारी है उसे पूर्व में किए किस प्रकार का अपराध किया है, अपराध करने का कैसा तरीका है, उसकी क्या पहचान चिन्ह है, सूचना को एक केंद्रीय डाटाबेस के अंदर रखी जाती हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर किसी देश के किसी भी कोने में अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी समस्त जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। डाटाबेस के अतिरिक्त ऑनलाइन जो आप FIR दर्ज करवाते हो उसकी स्थिति ऑनलाइन जानने की सुविधा भी आप ई पुलिस के अंदर उपलब्ध करवाई जाती है। अगला डिजिटल सशक्तिकरण से आप क्या समझते हो, तो देखो डिजिटल सशक्तिकरण यानी डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोग और समुदाय को ज्ञान, उसके उपकरण, उनके संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया से जो उन्हें अपने उद्देश्यों को पूरा करने और अपने जीवन स्तर को बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। ई वाणिज्य को परिभाषित कीजिए। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक या ई कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना है। ई वाणिज्य से आप ऑनलाइन व्यापार के कार्यों को इंगित करता है जिसमें उत्पाद और सेवा खरीदी या बेची जाती है। अब बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं। किसी भी बैंक के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सेवा है, सेवा को किसी भी स्थान से कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। यानी इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, इंटरनेट बैंकिंग की जो सेवाएं हैं वो आप किसी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं के अंदर इंटरनेट के माध्यम से अगर उन सेवाओं का आप लाभ लेते हो तो उसको हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। इसके लिए बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का या तो इंटरनेट बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल, वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, एप्लीकेशन बनाकर अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग साइबर कैफे पे क्यों नहीं करना चाहिए, देखो इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट कैफे या सादे जो शेयर कंप्यूटर है उनका उपयोग कम करें। यदि कैफे और शेयर कंप्यूटर का उपयोग करते भी हैं तो अपने पासवर्ड को नियमित रूप से क्या करना है, बदलते रहने चाहिए, क्योंकि पासवर्ड और यूजर आईडी सेव रह सकती हैं जिसके कारण अन्य व्यक्ति के द्वारा कंप्यूटर से को एक्सेस किया जा सकता है। क्योंकि साइबर कैफे ऊपर हर कोई बैठता है, अगर आपने यूजर आईडी सेव कर दिए तो हो सकता है आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड क्या हो जाए, चोरी हो जाए। अगला शुद्ध ऑनलाइन लर्निंग से क्या तात्पर्य, प्योर ऑनलाइन मतलब क्या होता है, जो ऑनलाइन लर्निंग में जो प्रशिक्षु है जो कंप्यूटर के माध्यम से संचार कर अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। यानी जो स्टूडेंट है वो इंटरनेट के माध्यम से जितनी भी सामग्री है वहाँ से वो एकत्रित करके पढ़ाई करता है, उसको हम कहते हैं प्योर ऑनलाइन एजुकेशन। ई लर्निंग से प्रयुक्त होने वाले संसाधनों के नाम लिखिए। जो अगर ई लर्निंग बात करें, हम कंप्यूटर है, मोबाइल है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है, वेब कैमरा है, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, ऑडियो वीडियो, उपग्रह प्रसारण, इंटरेक्टिव टेलीविजन है, CD-ROM आदि के द्वारा विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जा सकता है ई लर्निंग के अंदर। अगला सिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है, जब आप सिंक्रोनस लर्निंग में प्रशिक्षु हैं
प्रशिक्षित भौतिक रूप से एक दूसरे से दूर होते हैं और उसके मध्य वास्तविक समय में इंटरेक्शन क्रिया इन रियल के अंदर ऑनलाइन नहीं होते हैं। किसी ने क्लास ली, जैसे ऑनलाइन क्लास होती है तो एक तो रियल टाइम होती है, एक क्लास लेने के पश्चात तुम ऑफलाइन पढ़ते हो, है ना, बाद में देखते हो, तो उसको एसिंक्रोनस मोड भी एसिंक्रोनस लर्निंग मोड कहते हैं। जैसे इंटरनेट या CD-ROM पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री, ऑडियो वीडियो टैब पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री, ईमेल संदेश आदि। कट कॉपी पेस्ट की प्रक्रिया को समझाइए। ये क्वेश्चन आपके अर्धवार से पूछा जा चुका है। सबसे पहले आप कट को देखो, इसमें देखो कट पहले सेलेक्ट आइटम को कट करने के लिए कट करके अन्य स्थान पर ले जाने की, अगर आपको कट पहले पर कट है, देखो सेलेक्टेड आइटम को कट करके अन्य स्थान पर ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल है, कट का। आइटम को सेलेक्ट करोगे आप या फिर क्लिक कट कमांड पर क्लिक करो या फिर Ctrl+X दबाओ, किसी अन्य स्थान पर जाकर Ctrl+V दबाओ, ठीक है। कॉपी के लिए वही प्रक्रिया है, पहले आइटम प्रतिलिपि बनानी है, आइटम को सिलेक्ट कर लो या फिर कॉपी कमांड पे क्लिक करो या शॉर्टकट Ctrl+C दबाओ और किसी अन्य स्थान पर जाकर क्या कर दो तो Ctrl+V यानी पेस्ट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। पेस्ट क्या करता है, कट और कॉपी किए कमांड को पेस्ट करने के काम आता है, या कट और कॉपी किए गए आइटम को किसी अन्य स्थान पर जाकर आपको क्या कर सकते हो, पेस्ट कमांड या Ctrl+V का इस्तेमाल कर सकते हो। रीनेम प्रक्रिया से आप क्या समझते हो, हम किसी भी फाइल या फोल्डर का क्या नाम बदलना क्या कहलाता है, रीनेम कहलाता है। तो उसके लिए प्रक्रिया का पहले तो आपको आइटम या फोल्डर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, फिर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कीबोर्ड माउस का कौन सा बटन दबाना है, राइट बटन। आपको एक शॉर्टकट मेन्यू खुलेगा एंड क्लिक रीनेम, तो उस मेन्यू के अंदर आपको रीनेम पर क्या करना है, क्लिक करना है, अपना नाम टाइप करके एंटर किया, ओके बटन पर क्या कर दो, क्लिक कर लो। अगला स्टार्ट मेन्यू कौन सा होता है, देखो ये टास्क बार पर बाईं तरफ, टास्क बार जो नीचे वाली पट्टी उसकी बाईं तरफ होता है और स्टार्ट बटन के द्वारा सभी प्रोग्रामों के आइकन और सिस्टम से संबंधित आइकन होते हैं जिस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। नोटपैड, वर्डपैड है, एप्लीकेशन है, वो कौन से मेन्यू के अंदर, वो विंडोज एक्सेसरी के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगी। बहुत सी फाइलों को एक साथ कॉपी करने के लिए कॉपी किया जा सकता है, हाँ हम बहुत सी फाइलों को क्या कर सकते हैं, एक साथ कॉपी कर सकते हैं। एक से अधिक फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए आप तो Ctrl+क्लिक का इस्तेमाल कर सकते हो और कॉपी करने के लिए Ctrl+C या राइट क्लिक करके सिलेक्ट कॉपी कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि एक से अधिक फाइल को सिलेक्ट करने के लिए आप Shift+एरो की का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके आइटम क्या कंटिन्यू है, और कॉपी करने के लिए Ctrl+C है और राइट क्लिक करके सिलेक्ट कॉपी कमांड का भी इस्तेमाल कर सकती हो। GUI को समझिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होते हैं, इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता को कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उससे संबंधित जितने भी आइकन हैं वो आपको पॉइंटर से क्लिक करना होता है। अगला विंडोज की स्क्रॉल बार की उपयोगिता बताइए। आपको पता है जब ये विंडो है, यहाँ पर आपको एक पट्टी दिखाई दे स्क्रॉल बार, अगर आपकी सामग्री देखो यदि विंडो में इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें सभी जानकारी इकट्ठा दिखाई जा सके तो स्वतः ही स्क्रॉल बार प्रदर्शित हो जाती है। एक होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये विंडोज के राइट साइड में यानी यहाँ पर दिखाई प्रदर्शित होते हैं। इसके द्वारा जानकारी को ऊपर नीचे स्क्रॉल किया जाता है। और एक होती है हॉरिजॉन्टल जो नीचे ये विंडो के बॉटम साइड में प्रदर्शित होती है, जिसके द्वारा आप जानकारी को लेफ्ट या राइट कर सकते हो। विंडोज 98, 95 और विंडोज XP में अंतर बताइए। देखो तो पहला था फाइल सिस्टम के रूप में, तो विंडोज 98 वो फैक्ट फाइल एलोकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फैक्ट फाइल सिस्टम का समर्थन करता था, जबकि विंडो XP फैक्ट भी करता था, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम दोनों को क्या करता है, समर्थन करता है। सिस्टम रीस्टोर, विंडोज XP में सिस्टम रीस्टोर की सुविधा होती है, जबकि विंडोज 98 में नहीं थी, 95 में नहीं थी। विभिन्न बेतार संचार माध्यम के नाम लिखाइए। तो अगर हम बेतार संचार माध्यम बात करें, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, वाईफाई और ब्लूटूथ, ये सब कुछ है बेतार संचार के माध्यम है जिसके अंदर तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता संचार के लिए। क्रॉस टॉक किसे कहते हैं?
ट्विस्ट पेयर केबल में दो पतक तांबे के कॉपर के क्या होते हैं वायर होते हैं जो एक दूसरे से कुंडली या सर्पिलाकार अवस्था में लिपटे होते हैं। तारों को ऐसे ऐंठना ट्विस्ट करने का उद्देश्य जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस है उसको क्या करना होता है, कम करना होता है। इस तरह के इंटरफेस को ही क्या कहता है, क्रॉस टॉक कहते हैं। कोएक्सियल केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कोएक्सियल केबल का उपयोग मध्यम दूरी के अगर संचार करना है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थिन नेट कोएक्सियल केबल का उपयोग नेटवर्किंग के अंदर किया जाता है, जबकि थिक नेट केबल है उसका उपयोग आपको पता है टीवी नेटवर्क के अंदर अधिक किया जाता है। अगला ब्लूटूथ से के उपयोग बताइए। तो ब्लूटूथ का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, प्रिंटर है, डिजिटल कैमरा है, वीडियो गेम के जो कंसोल होते हैं इत्यादि को जोड़ने और सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम माइक्रोवेव टावर अधिक ऊंचाई पर क्यों लगाए जाते हैं, जो माइक्रोवेव टावर होते हैं जो आपके टावर वो अधिक ऊंचाई पर क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म तरंग जो माइक्रोवेव है वो केवल एक सीधी रेखा के अंदर ही चल सकती है। इसके मार्ग में कोई भी अगर बड़ी इमारत है, पहाड़ या अन्य कोई बाधा आ जाने पर उन्हें पार नहीं कर सकती। अतः ये आवश्यकता होती है कि जो ट्रांसमीटर प्रेषक है और जो रिसीवर है एक सीधी लाइन ऑफ साइट में हो, यानी एक सीधी रेखा के अंदर हो। इसके लिए प्रेषक एंटीना और जो रिसीवर एंटीना है उसको काफ़ी ऊंचाई पर और एक सीधी रेखा के अंदर लगाया जाता है। एनालॉग और डिजिटल में अंतर बताइए। देखो एनालॉग क्या होता है, वे संकेत जो समय के साथ कंटिन्यूस रूप से निरंतर परिवर्तित होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं। एक सिग्नल का मान एक दी गई प्रास या रेंज में कुछ भी हो सकता है। ये जो एनालॉग सिग्नल है उनका जो मान है तो एक दी गई रेंज के अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे टेलीफोन सिस्टम एनालॉग डाटा संचार का उदाहरण है। डिजिटल संकेत जो असतत होते हैं और डिजिटल संकेत एक दी गई प्रास में कुछ मान ही ग्रहण कर सकते हैं। ये संकेत ऑन या ऑफ अवस्था के अंदर होते हैं। लैन की दो विशेषताएं बताइए। तो लैन के अंदर डाटा संचार की लैन लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी स्पीड 10 Mbps से लेकर 100 Mbps तक होती है। सुरक्षित है क्योंकि इसमें प्रमाणित उपयोगकर्ता ही अन्य कंप्यूटर के साथ डाटा या फाइल क्या कर सकता है, शेयर कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी में नोड की क्या विशेषता होती है, तो देखो इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स क्या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जिसे हम हब या होस्ट कहा जाता है। और इसमें कोई भी दो नोड्स परस्पर सीधे नहीं जुड़े होते हैं। नोड्स के मध्य संचार केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से होता है और ये सभी नोड्स के मध्य होने वाले सभी संचार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर तो बात करें स्टार टोपोलॉजी जिसके अंदर एक कंप्यूटर होता है जिसे शेष कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, एक तो कोई भी कंप्यूटर है वो सीधे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, किससे जुड़े होते हैं, सेंटर वाले कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। और एक दूसरे से अगर संचार भी करना है तो किसके द्वारा करते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू ही संचार कर पाते हैं। राउटर का कार्य और विशेषता लिखिए। दो या दो से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, राउटर का उपयोग किया जाता है। और इसको लैन को वैन इन वाइड एरिया लैन लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, राउटर का। राउटर ब्रिज की तुलना में क्या अधिक दक्षता से कार्य करता है। राउटर इसमें जुड़े सभी नेटवर्कों से डाटा प्राप्त करता है और पहुंचने के लिए जो डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर उन्हें आगे भेज देता है। तो ठीक है, अगला देखो स्विच और हब में क्या अंतर है। तो स्विच को हम क्या कहते हैं, मल्टीपोर्ट ब्रिज कहा जाता है, जबकि हब को कहते हैं मल्टीपोर्ट रिपीटर। स्विच में क्या होता है कि जो स्विच के पास जब डाटा आता है तो क्योंकि स्विच के पास मैक एड्रेस होता है तो वो डाटा केवल उन्हीं को आगे भेजता है जिन्होंने उस डाटा की क्या की डिमांड की है। जबकि हब क्या करता है, जब उसके पास सूचनाएं आती हैं तो हब से आगे कनेक्ट जितने भी डिवाइस हैं उन सभी को डाटा भेज देता है। अगर उसने मंगवाया या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्विच में स्रोत से प्राप्त डाटा या सूचना या डेस्टिनेशन एड्रेस के अनुसार केवल जो डेस्टिनेशन है कंप्यूटर है या जो रिसीवर कंप्यूटर है उसी को भेजता है। जबकि हब क्या करता है, जो सोर्स से जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है वो हब से जुड़े हुए संबंधित जितने भी डिवाइस है उन सभी को भेज देगा। याद रखिएगा, स्विच को कहते हैं मल्टीपोर्ट ब्रिज और हब को कहते हैं मल्टीपोर्ट रिपीटर। स्विच क्या करता है,
जो सोर्स से उसके पास जो सूचना आई है वो केवल आगे उन्हीं को आगे फॉरवर्ड करता है जिन्होंने उसकी डिमांड की है। जबकि हब क्या करता है, अपने से कनेक्ट जितने भी डिवाइस उन सबको वो सूचना आगे प्रेषित कर देता है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर बताइए। सॉफ्ट कॉपी, जो परिणाम स्क्रीन पर आप देखा जाता है, ध्वनि के रूप में प्राप्त किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जब परिणाम को आप प्रिंटर या फ्लोटर के द्वारा कागज पर उसको क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, तो उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ये स्थायी कॉपी भी कह सकते हैं। लेजर प्रिंटर किस तकनीक पर कार्य करता है? यह वर्तमान में सबसे अधिक विकसित प्रिंटर है। ये लेजर किरणों या लेजर बीम पर आधारित होता है। किसी कैरेक्टर को छापने के लिए उस पर लेजर किरणें डाली जाती हैं, जिसे कैरेक्टर को छापने के लिए टोनर यानी एक विशेष स्याही का पाउडर होता है प्रयुक्त होता है। यानी इसमें कैरेक्टर को छापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, टोनर के अंदर क्या होता है, एक विशेष स्याही का क्या होता है, पाउडर होता है। तीव्र गति और उच्च क्वालिटी की छपाई के कारण आजकल सर्वाधिक क्या है, लोकप्रिय है। और उसकी जो क्वालिटी है वो मापी जाती है डीपीए, डॉट पर इंच के अंदर, और उसकी गति मापी जाती है पेज पर मिनट के अंदर, पीपीएम। अगला इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में अंतर बताइए। बात करते हैं इंपैक्ट प्रिंटर की। इस प्रकार के प्रिंटर में धातु की एक छोटा हथौड़ा जिसे हैमर कहते हैं या प्रिंट हैंड स्याही के रिबन पर क्या करता है, प्रहार करता है। जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है उसके अंदर क्या एक धातु का एक हथौड़ा होता है जिसे हैमर कहते हैं, या फिर प्रिंट हैंड होता है जो स्याही के एक रिबन पर क्या करता है, प्रहार करता है। रिबन के नीचे वह कागज रखा जाता है जिस पर आपको प्रिंट करना है। जब प्रिंट हैंड के द्वारा प्रहार किया जाता है तो प्रिंट हैंड पर उस समय उपस्थित कैरेक्टर कागज पर क्या करता है, छप जाता है, प्रिंट हो जाता है। ये प्रिंट के समय क्या करता है, आवाज करता है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें कैरेक्टर को रासायनिक ताप या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रारूप प्रदान किया यानी बनाया जाता है। जो कैरेक्टर है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, रासायनिक ताप या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको स्वरूप प्रदान किया जाता है। इन प्रिंटर में प्रिंट हैंड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इन प्रिंटर को छापने की गुणवत्ता उत्कृष्ट होती है। ये प्रिंट के समय आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के हो सकते हैं। माउस का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो माउस को इस्तेमाल सिंगल क्लिक, डबल क्लिक या राइट क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप, ये 4 कार्य उसके लिए हम माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंगल क्लिक। जब बाएं बटन को आप एक बार क्लिक से स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट का चयन करते हो, यानी जब माउस का पर एक बार बटन दबा तो बायां बटन तो सिंगल क्लिक कहते हैं। इसका इस्तेमाल अधिकतर स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। डबल क्लिक, बायां जो बटन है वो लगातार आप कितनी बार दबाते हो, 2 बार दबाते हो, उसको हम डबल क्लिक कहते हैं। और इस क्लिक का इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए किया जाता है। अब है राइट क्लिक। बाएं की जगह दायां बटन अगर आप एक बार क्लिक करते हो तो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन होते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंगल क्लिक के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बायां बटन दबाया हुआ, सिंगल क्लिक दबाया हुआ रखना है और माउस की सहायता से स्क्रीन पर कहीं पर भी रखा जा सकता। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ड्रैग करके ड्रॉप करना। अगला है जॉयस्टिक और लाइट पेन के कार्य लिखिए। जॉयस्टिक क्या होता है, तो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक के चारों दिशाओं में घूमने वाला एक हैंडल होता है जो कि स्क्रीन पर चित्र को हिलाने आदि का कार्य करता है। इस हैंडल में एक बटन होता है जिसे हम गेम के अंदर फायर आदि के काम में लेते हैं। और ये पेन की आकृति, अब बात करते हैं लाइट पेन की। किसकी बात करते हैं, लाइट पेन की। तो देखो ये पेन की आकृति का एक प्रकाशीय संवेदी उपकरण होता है, प्रकाश संवेदी उपकरण होता है जो एक तार की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ा होता है और ये स्क्रीन पर सीधे लिखने का क्या करता है, काम करता है। कौन, लाइट पेन। अगला फ्लोटर कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्लोटर 2 प्रकार के होते हैं। एक ड्रम पेन फ्लोटर होता है और दूसरा फ्लैट बैंड फ्लोटर होता है। बैंड होगा, ठीक है। अगला देखो, कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। देखो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से है जिसका अर्थ होता है गणना या गिनती करना होता है। और कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत यानी रॉ डाटा आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण के द्वारा
अर्थपूर्ण सूचनाओं के अंदर क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर हम कुछ डाटा देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और रिजल्ट के रूप में हमें क्या देता है, आउटपुट प्रदान करता है। प्रोग्राम किसे कहते हैं, किसी कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं और इन निर्देशों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। यानी किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को हमें क्या देने पड़ते हैं, निर्देश देने पड़ते हैं। इन निर्देशों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर की 4 विशेषताएं बताइए। एक तो स्पीड, एक्यूरेसी, सक्षमता और स्मरण शक्ति। कंप्यूटर की कुछ सीमाएं बताइए। देखो, कंप्यूटर में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती, ये एक जड़ मशीन है। कंप्यूटर तकनीक में तेजी से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिससे पुराने कंप्यूटर कम उपयोगी हो जाते हैं और कंप्यूटर में संग्रहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। इसे अधिक खतरा कंप्यूटर वायरस से भी होता है। अब आगे देखो, कंप्यूटर के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो व्यापार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बजट बनाने, अकाउंटिंग, बिलिंग, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन आदि निर्माण के लिए किया जा सकता है। हेल्थ केयर और मेडिसिन के अंदर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षा में कंप्यूटर आधारित शिक्षा, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग है। विज्ञान, रिसर्च और इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताइए। कंप्यूटर सिस्टम के वह भी भौतिक भाग जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे CPU, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर आदि क्या है, हार्डवेयर के उदाहरण हैं। इन सभी भागों को हम देखने के साथ छू भी सकते हैं। और कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि उसे क्या करना है। इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को क्या देने पड़ते हैं, निर्देश देने पड़ते हैं। इन निर्देशों को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं जिन्हें हम देख या छुआ नहीं जा सकता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य लिखिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह होता है जो किसी विशेष या निश्चित कार्यों को करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। कार्य के आधार पर इनका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर के अंदर विशेष कार्य करने के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, बनाए जाते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए। ये आकार में सबसे बड़े होते हैं। इनकी मेमोरी और कार्य करने की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ये उच्च जटिलता, उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर के द्वारा संभव है। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ, इनमें क्या करते, एक से अधिक व्यक्ति क्या कर सकते हैं, एक साथ कार्य कर सकते हैं। परम है, क्राई है, NC, CDC आदि सुपर कंप्यूटर के क्या है, उदाहरण है। और जो इनकी स्पीड है वो फ्लॉप्स में मापती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड के अंदर। ट्रांसलेटर क्या कार्य करता है, तो ऐसे प्रोग्राम जो एक भाषा के निर्देश को स्वीकार कर उसके समतुल्य अन्य भाषा के अंदर निर्देश तैयार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर। और ये 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। किसी भी अंक प्रणाली में उसके आधार का क्या महत्व होता है। देखो, कोई भी नंबर सिस्टम होता है, उसका जो आधार है वो ये बताता है कि उस विशेष प्रकार की संख्या प्रणाली का उपयोग करते समय कितनी संख्या है, यानी उसके अंदर कितने डिजिट हैं, वो हमें कौन बताता है, किसी भी संख्या नंबर सिस्टम का आधार बताता है। उदाहरण के लिए दशमलव का मतलब उसके अंदर आधार कितना है, 10 है, और बाइनरी का मतलब आधार कितना है, 2 है। रैम और रोम क्या है, इसका पूरा नाम लिखिए। तो रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी। रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, रोम होती है, रोम है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। यानी इसमें विद्युत आपूर्ति बंद करते ही रैम के अंदर डाटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जबकि रोम के अंदर विद्युत आपूर्ति बंद होने पर डाटा नष्ट नहीं होते। अगर रैम की बात करें, एस रैम, डी रैम है, SD रैम है, DDR रैम है, ये रैम के कुछ प्रकार है। अगर रोम की बात, पी रोम, EEP रोम, ये कुछ रोम के प्रकार हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके निबंधात्मक क्वेश्चन। अब देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न। आपको पता ही है निबंधात्मक प्रश्न कितने, 3 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं। किसी वर्ड प्रोसेसर से में सामान्य क्या क्या सुविधाएं होती हैं, यानी वर्ड प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं, और किसी जो सामान्य वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उनमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ड और शब्दों पर प्रोसेस अर्थात कार्य
करता है। यानी वर्ड प्रोसेसिंग ऐसा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ड इन शब्दों को प्रोसेस अर्थात उस पर क्या करता है, कार्य करता है। एक साधारण वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है उनमें निम्न सुविधाएं होनी चाहिए। फाइल बनाने और उसे भंडारण यानी सेव करने की क्षमता होनी चाहिए। अक्षरों का आकार, रंग, फॉन्ट, स्टाइल आदि बदलने की क्षमता होनी चाहिए। अक्षरों को गहरा, तिरछा, नीचे लाइन खींचना आदि करने की क्षमता होनी चाहिए। शब्दों की व्याकरण के अनुसार जांच करने की क्षमता होनी चाहिए। पेज के ऊपर हेडर, पेज के नीचे फुटर, मार्जिन, लाइनों के बीच या जो गद्यांश यानी पैराग्राफ के बीच में जगह को कम या ज़्यादा करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। अक्षरों को सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट आदि प्रकार से लिखने की क्षमता होनी चाहिए। विशेष प्रकार के चिन्ह, चित्र, क्रमांक, संख्या आदि डाल सकने की क्या होनी, क्षमता होनी चाहिए। पेज प्रिंट करने से पूर्व देखने और पेज प्रिंट करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। सारणी यानी पंक्ति और स्तंभ के रूप में सारणी टेबल बनाने और उन पर कार्य करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। फाइल के एक भाग को हटाने, दूसरी जगह डालने या साधारण एडिटिंग का जो कार्य है वो करने की क्या होनी चाहिए, इसमें क्षमता होनी चाहिए। दो फाइलों को मिलाकर प्रिंट करने, मेल मर्ज करने की क्षमता होनी चाहिए। किसी भी वर्ड प्रोसेसर में साधारणतः उपरोक्त सुविधाएं होती है, परंतु जो पुराने वर्ड प्रोसेसर जैसे वर्ड स्टार है, अक्षर हैं आदि में कुछ सुविधा में क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। अगला निम्न पर टिप्पणी लिखिए। बुलेट और नंबर क्या होता है, टेक्स्ट स्टाइल क्या होता है, स्पेलिंग या व्याकरण जांच करने की सुविधा। पहला है बुलेट या नंबर। हम कई पत्रों में बात बिंदुवार लिखनी, कई पत्रों के अंदर हमें जो अपनी बात रखनी होती है वो बिंदुवार लिखनी होती है, या कई बार हमें उसकी क्या बनानी है, सूची बनाकर लिखनी होती है। तो ये बिंदु हमेशा नई पंक्ति से प्रारंभ होते हैं तथा प्रत्येक बिंदु से पूर्व उसका क्रमांक या विशेष चिन्ह लगाए जा सकते हैं। यानी अगर आपको इस प्रकार कुछ लिस्ट या व्यवस्थित करना है या फिर इस प्रकार करना है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, बुलेट और नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। उपरोक्त में लिखे गए उदाहरण में 1, 2, 3 नंबर तक जो बुलेट है वो चिन्ह बुलेट कहलाता है। अक्षर शैली, टेक्स्ट स्टाइल। वर्ड प्रोसेसिंग में अक्सर विभिन्न शैली में टाइप किए जा सकते हैं। यदि हम टाइप कर चुके हैं तो उसकी शैली में बाद में भी बदलाव कर सकते हैं। वर्ड अक्सर निम्न 4 शैली में एक तो होता है रेगुलर, किसी भी विशेष शैली का उपयोग नहीं किया जाता तो हम उसको कहते हैं रेगुलर। इटालिक, अक्षरों को अगर आपको तिरछा टाइप करना है इस प्रकार तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्टकट की या Ctrl+I। बोल्ड, अक्षरों को इस प्रकार गहरा बोल्ड टाइप करना हो तो Ctrl+B का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरलाइन, अक्षरों या शब्दों के नीचे क्या खींचना, इस प्रकार लाइन खींचनी हो तो अंडरलाइन खींचनी हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्टकट की Ctrl+U। अक्षर शैली का उपयोग अक्षर या शब्दों की तरफ जो ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। अब अगला देखो, स्पेलिंग एंड व्याकरण जांचने की सुविधा। लगभग सभी लोग शब्दों में स्पेलिंग के मामले में कुछ न कुछ तो गलती करते ही है। गलती करने और कई बार स्पेलिंग ने जांचने के कारण या गलती टाइपिंग के कारण इस प्रकार की अनचाही गलतियों से बचने के लिए MS वर्ड व्याकरण और स्पेलिंग जांचने की क्या सुविधा उपलब्ध करवाता है। जो कई बार हम जब टाइप करते हैं तो कई बार स्पेलिंग याद नहीं होती या फिर टाइपिंग करने में मिस्टेक कर लेते हैं, तो इस प्रकार की गलती से बचने के लिए जो MS वर्ड है वो हमें ग्रामर चेक करने की क्या देता है, सुविधा देता है। इसके लिए आप रिव्यू टैब में जाओगे, रिव्यू के अंदर प्रूफिंग के अंदर आपको मिल जाएगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करके कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट की या Ctrl+F7 प्रेस करके भी स्पेलिंग एंड ग्रामर की क्या कर सकते हो, जांच कर सकते हो। मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं, मेल मर्ज की विधि का वर्णन कीजिए। देखो, आंकड़ों के रूप में एकत्रित सूचनाओं को अन्य फाइलों के साथ मिलाना क्या कहलाता है, मेल मर्ज कहलाता है। यानी हमारे पास एक फाइल है, उसको अन्य फाइलों के साथ मिलाकर अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो उसको हम मेल मर्ज कहते हैं। माना हमारी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के शुभकामना पत्र भेजना है और हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक शुभकामना पत्र के ऊपर उन विद्यार्थियों के नाम और पता होना चाहिए जिसे हम पत्र भेज रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के लिए हमें 2 फाइलें बनाएंगे। पहली फाइल जिसमें सूचना लिखी होगी जो सभी पत्रों में एक सी होती है, यानी जो लेटर शुभकामना संदेश अर्थात शुभकामना संदेश जो सभी विद्यार्थियों का एक जैसा ही होना, एक सा ही भेजी जानी है। इस फाइल में हम मुख्यतः मेन डॉक्यूमेंट कहेंगे। दूसरी फाइल में वो सूचना होगी जहाँ हर पत्र में अलग अलग रहेगी, अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी के नाम और पते
इस फाइल को हम आंकड़ों यानी सोर्स डेटा फाइल कहेंगे। स्टेप क्या है? पहला स्टेप के अंदर आपको मेलिंग टेब के अंदर जाना है। स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप के अंदर आपको 3 विकल्प मिलेंगे। स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रेसिपी, एडिट रेसिपिएंट। देखो स्टार्ट, इसमें विभिन्न विकल्प, जैसे लेटर को सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास इनएलएफ है, क्या चाहिए, क्योंकि हम लेटर भेजते हैं तो हम लेटर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट रेसिपिएंट के अंदर हम 3 विकल्प होते हैं। टाइप ए न्यू लिस्ट के द्वारा नई लिस्ट बनाई जाती है। यूज ए एग्जिस्टिंग लिस्ट, पहले से बनी हुई लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगला एडिट, दूसरा एडिट रेसिपिएंट। इस लिस्ट में जाकर जिन लिस्ट का उपयोग करना है उनमें उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टेप 2। मुख्य फाइल में वो स्थान नियत करना है जहाँ पर आपको ये आंकड़े डालने हैं, यानी मेल। फिर आपको मेलिंग टेब में जाकर राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में जाकर आवश्यकता के अनुसार उन फील्ड को सिलेक्ट करना है जो उस आप लेटर के अंदर उन फील्ड की रिक्वायरमेंट है। तीसरे स्टेप के अंदर क्या, दोनों फाइलों को एक साथ करें और मेलिंग टेब में जाकर फिनिश ग्रुप में जाकर आवश्यक फिनिश एंड मर्ज पर जाकर प्रिंट विकल्प का कर लेंगे, चयन कर लेंगे। अब प्रस्तुति करनी है। प्रेजेंटेशन से क्या तात्पर्य है, उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। वर्तमान युग में सूचनाओं को प्रस्तुतिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है। सूचनाओं का संजीव प्रस्तुतिकरण आज की पहली आवश्यकता है और सूचना को सहजने, सरल और सही ढंग से प्रस्तुत करना होता है कि जिसको सूचना दी जा रही है उसे आसानी से क्या है, समझ में आ जाए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम इसी कार्य को बड़ी सरलता से करता है, जिसे हम प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे हम पावर पॉइंट नाम से जानते हैं। पावर पॉइंट की सहायता से हम स्लाइड हैंड आउट, स्पीकर नोट्स एवं प्रस्तुतिकरण रूपरेखा यानी आउटलाइन तैयार की जा सकती है। शो की आवश्यकता, कंसेप्ट ऑफ स्लाइड शो। स्लाइड, पावर पॉइंट में स्लाइड में शीर्षक, टेक्स्ट, ग्राफ, आकृति, क्लिप आर्ट आदि का उपयोग किया जाता है। स्लाइड है वो श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट अथवा रंगीन हो सकती हैं, जिसके द्वारा ट्रांसपेरेंसी भी बनाई जा सकती है। हैंड आउट, प्रस्तुतिकरण से पूर्व दर्शकों को हैंड आउट दिए जाते हैं, जिससे हमारी स्लाइड के ही प्रिंट एक ही पृष्ठ में एक से अधिक हो सकते हैं। स्पीकर नोट्स, प्रत्येक पृष्ठ पर एक स्लाइड या वक्ता के बोलने के लिए कुछ नोट्स लिखे जाते हैं। आउटलाइन, प्रस्तुतिकरण को तैयार करते समय एक विकल्प आउटलाइन के रूप में भी कार्य करता है। इस विकल्प से कार्य करते समय टाइटल और मुख्य टेक्स्ट दिखाई देता है। अगला वेब ब्राउजर किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। ब्राउजर आपके कंप्यूटर पे एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट तक पहुंच देता है। ब्राउजर वेब क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से भी जाना जाता है। ब्राउजर आपके लिए एक विभिन्न वेबसाइट दिखाने वाली किसी विंडो के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, जिन पर जानकारी मौजूद होती है। आपको बस ब्राउजर में कोई वेब पता लिखना होता है, आप तुरंत उस वेबसाइट पर क्या होता है, पहुँच जाते हैं। ये कुछ वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। देखो वेब ब्राउजर 2 प्रकार का होता है, एक टेक्स्ट बेस्ड और एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर। जो पहला वेब ब्राउजर था जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका नाम बाद में बदल के नेक्सस कर दिया गया था। पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर था वो था लिंक्स, कब आया था 1992 में। पहला ग्राफिकल आधारित वेब ब्राउजर था वो था एयरवाइज था, जो आया था 1992 के अंदर। पहला पॉपुलर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस वाला वेब ब्राउजर कौन था, मोज़ेक था। पहला कमर्शियल वेब ब्राउजर कौन सा था, नेटस्केप नेविगेटर था। वर्तमान में प्रचलित कुछ वेब ब्राउजर तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजुला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, नेटस्केप नेविगेटर है, सफारी है। ये कुछ प्रचलित वेब ब्राउजरों के क्या है, नाम है। अब इंटरनेट के डोमेन नेम और डोमेन नेम सिस्टम का महत्व लिखिए। देखो डोमेन नेम पद्धति का विकास किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर नाम देने के लिए किया जाता है। यानी इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर का नाम देना है तो उसके लिए हम किसके इस्तेमाल करते हैं, डोमेन नेम का, जिसके लिए इंटरनेट पर काम कर रहे कंप्यूटर को आसानी से पहचाना या ढूंढा जा सके। किसी भी संस्था के 2 डोमेन नेम नहीं हो सकते हैं। किसी एक डोमेन नेम हमेशा 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं जो डॉट के द्वारा पृथक किया जाता है। उदाहरण के लिए राज्य एजुकेशन बोर्ड राजस्थान gov.in डोमेन नेम का अंतिम भाग उच्च स्तरीय डोमेन को नेम है। जैसे अगर किसी के पीछे कॉम लगा है तो इसका मतलब होता है तो व्यावसायिक संस्था है। अगर EDU का मतलब शैक्षणिक संस्था है। .net में इंटरनेट ऑपरेट
करने वाली संस्था है। .org ये संगठन वे संगठन जो किसी श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जो लाभ के लिए काम नहीं करते हैं। .gov सरकारी संस्थाओं के लिए। कंट्री कोड ये देश के बारे में जानकारी देते हैं, 2 अक्षरों से व्यक्त किए जाते हैं, जैसे इंडिया के .in है, यूनाइटेड किंगडम के .uk है, फ्रेंच के लिए .fr है, ठीक है। अगला डोमेन नेम सिस्टम। ये डोमेन नेम सिस्टम IP एड्रेस में बदलने का कार्य करते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, ये डोमेन नेम को किस में बदलता है, IP एड्रेस में बदलता है, और IP एड्रेस को वापस डोमेन नेम में बदलता है। अर्थात डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम को IP पतों से मिलाने का कार्य करता है, यानी डोमेन नेम को IP एड्रेस के साथ मैपिंग करता है, और IP एड्रेस के लिए डोमेन नेम के साथ क्या करता है, मैपिंग करता है। यानी दोनों काम करते हैं, डोमेन नेम को IP के साथ मैप करता है और IP को डोमेन के साथ क्या करता है, मैप करता है। अगर निम्न पर टिप्पणी लिखिए। खोज सर्च इंजन क्या होता है, ईमेल क्या है, URL क्या है, IP एड्रेस क्या है, वेब प्रोटोकॉल क्या है। पहला सर्च इंजन, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर सूचनाओं में से वांछित सूचनाएं खोज या सर्च कर निकालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। सर्च इंजन का सबसे प्रचलित रूप वेब सर्च है, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना खोजने के क्या करते हैं, काम में आते हैं। अब बात करते हैं ईमेल। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल को संक्षिप्त में ईमेल कहा जाता है, और ये ईमेल इंटरनेट पर व्यक्तियों या कंप्यूटरों के बीच संदेश है, सूचनाओं है, दस्तावेजों के आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसे इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है। वर्तमान में इंटरनेट पर जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, रैपिड मेल आदि अनेक लोकप्रिय ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं। अब बात करें URL, जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। वह वेब पता जो किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउज़र पर लिखा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक URL होता है। उदाहरण के लिए educationboard.rajasthan.gov.in यहाँ यूजर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट पर ले जाएगा। अगला है IP एड्रेस और वेब प्रोटोकॉल। IP एड्रेस निर्माता किसने किया, विंड सर्फ, जिसको फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइस या कंप्यूटर का क्या होता है, एक यूनिक IP एड्रेस होता है, जिसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP के द्वारा दिया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, स्टैटिक IP एड्रेस और एक होता है डायनेमिक IP एड्रेस। वेब प्रोटोकॉल एक नियम या कुछ नियमों का क्या होता है, समूह होता है, जो विभिन्न भागों के बीच कम्युनिकेशन का वातावरण प्रदान करता है। वेब पर सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए जिन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रिंटर के प्रकार है, उनकी कार्यप्रणाली बताइए। प्रिंटर आउटपुट को कागज पर छापने का कार्य करता है। कागज पर आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रिंटर सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर धातु का एक छोटा हथौड़ा हैमर या प्रिंट हैंड स्याही के रिबन पर प्रहार करता है, और रिबन के नीचे वह कागज रखा जाता है जिस पर प्रिंट करना होता है। इस प्रिंट हैंड के द्वारा प्रहार किया जाता है, तो प्रिंट हैंड पर उस समय उपस्थित कैरेक्टर कागज पर क्या हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। और ये प्रिंट के समय क्या करता है, प्रिंट के समय आवाज करते हैं। अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम कैरेक्टर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर को रासायनिक, तापीय अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वरूप प्रदान करते हैं। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर किसी प्रकार हैमर का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे रासायनिक, तापीय या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा किसी भी कैरेक्टर का स्वरूप प्रदान किया जाता है। इन प्रिंटर में प्रिंट हैंड तथा कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इन प्रिंटर में छापने की गुणवत्ता उत्कृष्ट होती है और ये प्रिंट के समय आवाज़ नहीं करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। अब बात करें प्रिंटर जितने इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट की बात, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चैन प्रिंटर, डेली वाइल प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट इंकजेट, लेजर और फ्लोटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के क्या है, प्रकार हैं। अब CD-ROM क्या है, उसकी कार्य प्रणाली तथा उसके उपयोग लिखिए। CD-ROM जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। CD-ROM एक प्रकाशीन ऑप्टिकल संग्रहण स्टोरेज डिवाइस है जिसमें संग्रहण डाटा केवल पढ़ा जा सकता है। CD-ROM में लेजर किरणों की सहायता से डाटा को रीड और राइट किया जाता है। ये डिस्क रेजिन जैसे पदार्थ पॉलीकार्बोनेट से बनी होती हैं, जिसकी सतह पर एल्यूमिनियम यौगिकों का क्या चढ़ा होता है, लेप चढ़ा होता है, जिससे उसके प्रकाश के पराव जो रिफ्लेक्ट करने का गुण आ जाता है। डाटा संग्रहण की प्रक्रिया में CD-ROM में परावर्तन सतह पर उच्च तीव्रता 25
मेगाबाइट वाली लेजर किरण डाली जाती है, जिससे वहाँ पर एक अति सूक्ष्म क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। यह एक बिट का सूचक होता है, जहाँ सतह पर पिट नहीं होता वह 0 को सूचक है। ऐसे पिट रहित स्थान को लैंड कहते हैं। CD रोम में डाटा को डिस्क में पढ़ने के लिए तीव्रता 5 मेगाबाइट वाली लेजर किरण डाली जाती है। परावर्तित लेजर किरणों में फोटो डिटेक्टर के परावर्तित लेजर किरणों को फोटो CD रोम में कितना 650 मेगाबाइट तक डाटा संग्रहित किया जाता है। इसमें डाटा ट्रैक और सेक्टर में होते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क के कुछ उदाहरण हैं। हार्ड डिस्क की संरचना व कार्य प्रणाली को चित्र सहित समझाइए। हार्ड डिस्क सर्वाधिक प्रचलित आवश्यक एवं स्थायी संग्रहण डिवाइस है। हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं से निर्मित चकतियाँ डिस्क प्लेट का समूह होती है। प्रत्येक प्लेट चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का क्या होता है, लेप चढ़ा होता है। प्लेट्स की दोनों सतहों से केंद्रीय ट्रैक और सेक्टर होते हैं। डाटा इन्हीं ट्रैक और सेक्टर के अंदर क्या होता है, संग्रहित होते हैं। सभी हार्ड डिस्क प्लेटर एक स्पिलेंडर में पिरोए हुए होते हैं। हार्ड डिस्क की स्पीड RPM में मापी जाती है और पहली हार्ड डिस्क IBM का बनी 1956 के अंदर डेवलप की थी। और हार्ड डिस्क में रीड और राइट हैंड ये सभी एक हवाबंद चैम्बर के अंदर क्या होते हैं, सील होते हैं। तो ये हार्ड डिस्क की संरचना है। ठीक है।